तो अब कर लेते हैं हम सर्विस कॉस्ट की बात। डिफर होगी नॉर्मल दूसरी K1 प्लेटफॉर्म गाड़ियों से, लेकिन ये क्या है 5 स्टार होगी। जो लोग भी इसको काइलैक से कंपेयर कर रहे थे ना, 1 लीटर का एवरेज मान के चलिए कि आपको शहर में लगभग वही, बहुत ज़्यादा जहाँ पे ई रिक्शाज घूमते रहते हैं और बहुत पतली पतली सड़कों पे मैंने इसको चलाया है, तो सिटी में टर्बो पेट्रोल मैनुअल इसका। तो हेलो दोस्तों, हैप्पी होली। होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब एक कहानी सुनाता हूँ आपको। अभी मेरे एक दोस्त ने दिल्ली में गाड़ी ली है, तो उसको पीछे का नी रूम और बूट स्पेस दोनों बढ़िया चाहिए था, तो सेडान ली। तो दिल्ली में पार्किंग की इतनी दिक्कत है कि इवन पार्किंग में खड़े खड़े कोई गाड़ी उसकी ठोक के चला गया। अगर आप इवन 4.3 मीटर एसयूवीज क्रॉसओवर्स लेते हैं तो भी जो है आपको पार्किंग में और इन सब चीज़ों में जो है वो मेट्रो सिटीज़ में दिक्कत होती है। 4 मीटर, सब 4 मीटर जो एसयूवीज क्रॉसओवर्स हैं वो काफ़ी हद तक पार्किंग में इन सब चीज़ों में सही रहती हैं, लेकिन उसमें आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी एसयूवी या क्रॉसओवर अभी तक थी जिसमें पीछे का जो नी रूम है वो एकदम लैविश वाला हो, मतलब फैल के आदमी बैठ सके प्लस बूट स्पेस हो, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी हो कि एक दूसरे में बढ़ा ले। आई थिंक उस पर्टिकुलर चीज़ को या फिर नीड को दिमाग में रख के भी इस गाड़ी का प्लान हुआ है, जिसकी हम आज बात करेंगे, विच इज़ द किया सेरोस। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं जो मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखता रहता हूँ। जैसे लेट्स से कि जो है वो इसकी सर्विसिंग अगर आप 7 8 9 साल तक रखते हैं तो लगभग कितने पैसों की होगी। दूसरी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो इसका टर्बो पेट्रोल जो है शहर में चलाने में कैसा है, डीसीटी और मैनुअल दोनों के साथ, क्योंकि ये मेनली जो है वो सिटी सेंट्रिक गाड़ी के हिसाब से बनाई गई है। तो उस हिसाब से इसका डीजल ऑटोमेटिक जो है वो हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। एंड सबसे मेन क्वेश्चन, या फिर कह लो दिमाग में ये चीज़ रहती है ट्रोलिंग वाला हिसाब किताब, कि या वैगन आर जैसी तो फील नहीं होती है, मतलब इसके डोर्स वोर जो है वो उसमें वो हेफ्ट है कि नहीं है, या फिर चलने में वो सोफिस्टिकेशन है कि नहीं है। हाईवे पे क्या ऐसा तो नहीं होगी ट्रक पास से निकल जाए तो गाड़ी के अंदर जो है हिलने वाली फीलिंग आ जाए, या फिर कौन सी ऐसी क्रूजिंग स्पीड है हाईवे पे जिस पे ये एकदम सही तरीके से चलती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। एज ए सिटी कार ब्रेजा आपको ठीक लग रही है, लेकिन उसके इंटीरियर्स में आपको थोड़ा सा वो क्वालिटी नहीं फील हो रही है, तो एज ए सिटी कार ये ठीक है कि नहीं है। प्लस एक और चीज दिमाग में आ जाती है कि सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी जो ओवरऑल है वो किस हिसाब से है, सस्पेंशन, म्यूजिक सिस्टम, इन सब पे हम लोग आएंगे इस वीडियो में। और एक और चीज़ कि इसका कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, कि मतलब जो बेस वेरिएंट्स हैं वो लेना लायक हैं, या फिर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में जो फीचर्स हैं उनकी तरफ भी जाना चाहिए, सेल्टॉस और 4.3 मीटर एसयूवीज को छोड़ के। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, कुछ मिथ्स भी हैं जो हवा में बातें चल रही हैं, उनको भी आज हम क्लियर कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपका होस्ट दोस्त यश, आप देख रहे हैं ड्राइव शाइन, एंड लेट्स सी कि व्हाट इज किया सेरोस ऑल अबाउट। किस पर्टिकुलर फैमिली में ये गाड़ी आनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले सबसे हॉट टॉपिक की बात कर लेते हैं, वो ये है कि सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी में मतलब कहाँ ये स्टार्ट करती है। तो देखिए, अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि इसके दरवाजे जो हैं क्योंकि बड़े बड़े हैं, क्योंकि उसी शेप के हैं वैगनार जैसे, तो वैसे ही फील होंगे, बिल्कुल वैसे फील नहीं होते। अगर आप इनको बंद वगैरह करोगे तो आपको जो फीलिंग आएगी वो एक ठोस गाड़ी की ही आएगी, मतलब नॉट एज ठोस एज मे बी सम जर्मन्स, बट आपको एक जो है वो अच्छी थड की आवाज़ सुनाई देगी, टिनी आवाज़ नहीं है। इनफैक्ट जो है कुछ सेफ गाड़ियां भी हैं, जैसे जो मारुति की जैसे ब्रेजा हो गई या फिर डिजायर हो गई, इनसे भी बेटर ओवरऑल फील होते हैं दरवाजे। तो दैट इज वाई सेफ्टी एंड बिल्ड क्वालिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। बिल्ड क्वालिटी में और क्या चीजें आ जाती हैं, बाहर के जो पैनल्स हैं वो किस तरीके से फ्लेक्स कर रहे हैं, उतना फ्लेक्स नहीं है जितना Hyundai किया कि अपर एंड की गाड़ियों में फ्लेक्स होता है, उतना ही है, विच इज कि डिसेंट है। बॉनेट वॉनेट जो पीछे वाला हमारा दरवाजा है वो ठीक ठाक भारी है, तो चारों दरवाजे बॉनेट वगैरह ठीक वेट है उसमें, ना एक्सट्रीम ज़्यादा ना एक्सट्रीम कम, तो आपको वैगन आर वाली फील नहीं आएगी। दूसरी चीज़ आ जाती है कि इंटीरियर बिल्ड। नाउ इंटीरियर बिल्ड, लिटरली मैं सेंटर कंसोल को अपने हाथ से पकड़ के पूरी ताकत से हिला रहा था, जो मैं ऑलमोस्ट हर गाड़ी में चेक करता हूँ। इसमें 1 मिलीमीटर का भी मूवमेंट नहीं था, मतलब इंटीरियर फिट एंड फिनिश और जिस तरीके से जो है वो पैनल्स को आपस में फिट किया गया है, दैट इज दी बेस्ट इन सेगमेंट पीरियड। क्योंकि मैंने जो है वो इसके सेगमेंट के ऊपर की भी बहुत सारी गाड़ियां देख रखी हैं जिनमें जो पैनल्स हैं वो थोड़े से क्रीक करते हैं, मतलब अगर आप दरवाजे खोलते टाइम थोड़ा दरवाजे पे धक्का दे दोगे तो हल्का सा कर्र करके आवाज आएगी। बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें अगर आप विंडोज ऑपरेट करोगे तो कह कह बहुत जोर जोर से आवाज आती है, या फिर वेंटिलेटेड सीट्स ऑपरेट करने में आवाज आती है। तो वो सब भी चीजें एक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बताती हैं गाड़ी का। तो इंटीरियर जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है इसका, ये आपको एक लग्जरी कार वाली फील देगा। और आई डोंट थिंक कोई भी सेगमेंट में इस गाड़ी जो है इसके क्लोज आती है। ऑब्वियसली इन्हीं खुद की ही कंपनी की जो है वो किया सोनेट और वेन्यू आ जाती है, लेकिन मतलब उनसे भी ऊपर चली गई है। तो इस सेगमेंट के ऊपर की भी जो गाड़ियां हैं उनसे भी काफी ऊपर लगेगी, आपको काफी रिच फील होगी। इनफैक्ट इतनी मजे की बात है कि इसके काफी ऊपर मॉडल तक जो है ऑटोमेटिक एसी नहीं आता।
लेकिन आप मैनुअल एसी को भी देख के और ऑपरेट करके ये चीज़ नहीं बोल सकते कि ये मैनुअल है। तो दैट इज़ वेरी वियर्ड थिंग। तो इंटीरियर बिल्ड में देयर इज़ नो क्वेश्चन, एक्सटीरियर बिल्ड इज़ फाइन, ऐसा कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। सेफ्टी की बात जब हम करते हैं, तो ये है कि आपने जैसे नोटिस कर ही लिया होगा कि हम डिज़ायर में बिना प्लेटफ़ॉर्म के चेंज करे जो है, वो 5 स्टार ले आई वो, ठीक है? एक्सटीरियर बिल्ड अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। तो सेफ्टी में सिंपल हिसाब-किताब है, बिना टेस्ट के आई कांट टेल। मैं ये भी नहीं बोल सकता कि ये बहुत सेफ होगी, क्योंकि रीइंफोर्स करा हुआ है प्लेटफ़ॉर्म और इस तरीके से, लेकिन हाँ, ये बात ज़रूरी है कि इसका प्लेटफ़ॉर्म हेवीली रिवाइज़्ड है, क्योंकि इस प्लेटफ़ॉर्म में पहले बड़ा डीज़ल इंजन, पैनोरामिक सनरूफ इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती थी, तो उसको लगाने के लिए, वो सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस करे गए हैं। ये सेफ़र होगी नॉर्मल दूसरी K1 प्लेटफ़ॉर्म गाड़ियों से, लेकिन ये क्या है 5 स्टार होगी, तो मैं अगर एस्टिमेशन दूँ तो 4 स्टार के आस-पास जो है वो ओवरऑल ये जानी चाहिए। लेट्स सी अगर भारत एनकैप इसको टेस्ट करके बताता है। नाउ दिस आउट ऑफ द क्वेश्चन, हम कर लेते हैं सिटी राइड की बात कि सिटी में कौन-कौन से एस्पेक्ट्स काम आते हैं। तो एक एस्पेक्ट जो इसका वैगनआर वाला है, बट इट इज़ अ प्रो थिंग, व्हिच इज़ कि इसकी विजिबिलिटी इज़ आल्सो ग्रेट। अच्छा, एक और चीज़ें हो जाती हैं, एक तो हमारे पिलर्स खड़े हुए हैं, तो हमें जो है वो विजिबिलिटी अच्छी है, लेकिन इनफैक्ट इसका जो ओआरवीएम है, वो दरवाजे पे लगा है, तो जो बीच के थ्रू से दिखता है, मैं आपको दिखा दूँगा, मतलब इट इज़ इनक्रेडिबल। मैं इसको टियर 2 सिटी में चला रहा था, बहुत ज़्यादा जहाँ पे ई-रिक्शाज़ घूमते रहते हैं और बहुत पतली-पतली सड़कों पे मैंने इसको चलाया है। आपको मैनेज करने में बहुत ही सही लगेगा, बहुत छोटा-सा स्टबी बॉनेट है इसका, तो उस वजह से चलाने में आसानी होती है एंड सेम रोड्स पे मैंने जो है वो वैगनआर और ऐसी छोटी एनए गाड़ियाँ चला रखी हैं, उनसे मेरे को बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगा। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगी वो ये है कि पहली बार मैंने ऐसा टर्बो पेट्रोल मैनुअल चलाया जिसका क्लच मेरे को ऑलमोस्ट नियर परफेक्ट लगा। मतलब एक किसी-किसी गाड़ी में क्लच में जो बाइटिंग पॉइंट अजीब-सा होता है, किसी में जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ी देर में नहीं आता, फिर एकदम से आता है, टर्बो पेट्रोल गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। इसमें दैट वाज़ इनक्रेडिबली ग्रेट। मैं बहुत ही स्लो स्पीड्स पे भी चल रहा था, मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई, गियर स्लॉट्स आर इम्पेक्केबल, बिल्कुल भी हल्का-सा भी कुछ भी अटक नहीं रहा था। मतलब मैं इतनी फ्रीली इसको चला रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है दैट इज़ नेचुरल। तो सिटी में टर्बो पेट्रोल मैनुअल इसका ऑलमोस्ट द बेस्ट है इन द सेगमेंट में। अब कर लेते हैं हम डीसीटी की बात। जितने भी डीसीटी वेरिएंट्स हैं, इन सब में ईपीबी आता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, तो उसको आप यूज़ करेंगे तो वो आराम से डिसएंगेज कर देगा गियर बॉक्स को। तो आपको बार-बार जो है न्यूट्रल में शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उस वजह से जो है वो डीसीटी का वो पर्टिकुलर चीज़ जो बहुत लोग डीसीटी चलाते हैं शहर में और ब्रेक दबा के खड़े रहते हैं, वो चीज़ इससे एलिमिनेट हो जाएगी और आपका कंपैरेटिवली जो है वो गियर बॉक्स ज़्यादा अच्छी कंडीशन में रहेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में पूरे टाइम फँसे ही रहते हो, उस तरीके का एक आपका कम्यूट है, तो मे बी ऑन अ सेफर साइड आप जो है अवॉइड कर सकते हो, मैनुअल बेटर रहेगा। तो जो लोग ब्रेज़ा देख रहे थे एज़ अ सिटी कार कि एनए भी है वो, तो ओवरऑल उस हिसाब से सही चलेगी, अच्छी चलती है वो। लेकिन अगर आपको थोड़ा उसके इंटीरियर से हल्की-सी दिक्कत है, तो एक बार आप इसको चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। दूसरी चीज़ आ गई कि हम डीज़ल की बात कर लें, तो डीज़ल में ऑब्वियसली मैनुअल में तो टॉर्क वगैरह है ही, सिटी में सही चलती है। लेकिन जो ऑटोमैटिक है, उसमें एक इश्यू है। वो ये है कि डीज़ल ऑटोमैटिक इसका hyundai का खुद का गियर बॉक्स है और वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। जिस भी गाड़ी में लगा है, वो 3-4 किलोमीटर पर लीटर स्पेशली सिटी में जो है, वो कम कर देता है कंपेयर टू मैनुअल। तो अगर आपका मैनुअल 16 दे रहा होगा, तो ये डीज़ल जो है, वो आपका 12 साढ़े 12 पे ही माइलेज अटका देगा, डीज़ल ऑटोमैटिक की। तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि आप डीज़ल ले ही रहे हो ताकि मेरी कॉस्ट कम आए और ऑटोमैटिक शहर के लिए ले रहे हो। लेकिन ये मत सोचना कि उसमें आपका बहुत अच्छा एवरेज आएगा। तो ये एक ड्रॉबैक है। तो ये ड्रॉबैक क्यों है? ये लिंक्ड है, पहले जो हमने बिल्ड क्वालिटी की बात करी थी, वो है इसका वेट। इसका वेट जो है वो लगभग 120-130 किलो ज़्यादा है सोनेट से। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट क्रेटा सेल्टॉस की कैटेगरी में आ जाती है वेट के चक्कर में। ठीक है? तो समझ लीजिए आप नेक्सॉन से हल्का सा ज़्यादा 3XO के आसपास, क्रेटा सेल्टॉस के आसपास, एलिवेट के आसपास इसका वेट होगा। उस वेट की वजह से थोड़ा एवरेज ऑब्वियसली कम होगा। अब एक और सवाल आता है, वो ये है कि क्या ये झूलने लगेगी हाईवेज़ पे? क्या किस तरीके से हाईवे से परफ़ॉर्म करती है? मैं आपको सिंपल चीज़ बता दूँ, इसकी जो क्रूज़िंग स्पीड है इस गाड़ी की, मुझे जो कंफर्टेबल लगी, वो लगी 85 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है? अगर आप इससे ऊपर जाएँगे, तो स्ट्रेट लाइन में जो है वो आपको उतना इश्यू नहीं होगा। 95-100 के बाद थोड़ा अप एंड डाउन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है गाड़ी में। लेकिन जब आप जो है वो 85 से ऊपर जाते हैं और थोड़ा-सा काटते हैं, मतलब आपके बीच में कोई आ गया या फिर जो है लोगों को ओवरटेक करना है, कैसे भी आप लेन चेंज करते हैं, तो आपको एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ बॉडी रोल फ़ील होगा। ड्राइवर को उतना नहीं होगा, लेकिन पैसेंजर्स को फ़ील होगा। आप जो है अगर उनको कंफर्टेबल रखना चाहते हो, तो आप 85 के अराउंड इसको क्रूज़ करो। पेट्रोल इंजन, मैनुअल, छठा गियर, एग्ज़ैक्ट 2000 आरपीएम पे रहता है 85 पे।
तो उस वजह से जो है वो इसकी एफिशिएंसी भी बेस्ट उसी टाइम निकलेगी। आप ऊपर जाओगे 100 पे चल जाएगी, स्ट्रेट लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इंजन वगैरह में बहुत पुल है इसके दोनों इंजन्स में, और अच्छा खासा परफॉर्मेंस है हाईवेज पे भी। बहुत ऊपर से आराम से 150 भी चली जाएगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन में ही ठीक रहेगी। थोड़ा-सा आप इधर-उधर मोड़ोगे, आपको ऐसी भी फील नहीं आएगी कि पलट जाएगी, लेकिन अनकंफर्टेबल फील होगी, स्पेशली पैसेंजर्स को। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इसकी राइड क्वालिटी जो है वो दूसरी कियास जैसी है? यस, ये चीज़ है। किया में बेस्ट राइड क्वालिटी इंडियन मेड कार्स में कैरेंस की है। इसकी राइड क्वालिटी में भी ये चीज़ है कि ये शहर में थोड़ी सी स्टिफ फील होती है, लेकिन हाँ, नॉट एज स्टिफ एज सोनेट। लेकिन सोनेट में क्या है कि वो जो स्टिफनेस है वो हाईवे पे आपको थोड़ा रिवॉर्ड देती है, लेकिन इसमें जो है वो हाईवे पे उस स्टिफनेस का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ये हल्की सी जो है वो सोनेट से सॉफ्ट फील होती है गड्ढों गड्ढों पे, विच इज मतलब इन सेंस कि आपको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे, लेकिन इज इट द बेस्ट इन सेगमेंट? नॉट। तो उस वजह से जो है वो इसका ठीक ठीक है सस्पेंशन। आपको, मैंने जो गाड़ी चलाई थी उसमें हवा बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी उतने ज़्यादा गड्ढे फील नहीं हो रहे थे, फार फ्रॉम द स्टिफेस्ट कार। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि एक बैलेंस रखने की कोशिश करी है जो आपको 85 तक ठीक दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इतना जो रियर सीट की हाइप है क्या वो रियल है? इट इज़ रियल। नॉट इवन रियर सीट्स, अगर आप फ्रंट सीट, रियर सीट, किसी भी सीट पे बैठोगे तो आप एकदम सोफे वाली फील आएगी। मैंने लिटरली इसके 1-2 दिन पहले जो है वो 21 लाख 22 लाख रुपए की गाड़ी चलाई थी, उससे बहुत बेटर सीट्स थी इसकी। तो आगे पीछे अकोमोडेटिंग सीट्स बड़ी बड़ी, और पीछे वाली सीट्स तो मतलब इनक्रेडिबल है। एक और चीज़, जैसे वैगनार में हमारे घर के बड़े ये चीज़ पसंद करते हैं कि गेट खोला और सीधे अंदर चले गए, ना चढ़ना पड़ा ना नीचे बैठना पड़ा। एग्जैक्टली वही फील है इसमें। तो वो चीज़ भी जो है पॉजिटिव इसने वैगनार से लिया है, तो उस वजह से मतलब पेरेंट्स लव इट। और उसके बाद वो कितना ही लेट के लाउंज करके, मतलब आप लिटरली, मैं अपनी हाइट पे जो है वो पैर ऐसे बैठा के आराम से अक्रॉस बैठा था। इतना स्पेस है इसमें, इतना स्पेस है कि सेल्टॉस क्रेटा तो आप भूल जाइए, इसके ऊपर वाली मतलब हैरियर सफारी में भी जो है आपको इतना स्पेस नहीं मिलेगा। तो उसको अगर आप आगे कर लो सीट्स को थोड़ा सा स्लाइड करके, तो पीछे जो है बूट स्पेस भी बहुत बड़ा है। हाइट बहुत ज़्यादा है बूट की, क्योंकि ऑब्वियसली पीछे की सीटों की हाइट ज़्यादा है। तो उस वजह से आप कितना ही सामान एक के ऊपर एक रख लो, पीछे का व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा और आप बहुत कुछ रख सकते हो। आपको पता ही होगा कि टॉप मॉडल्स में इसके जो है वो वेंटिलेशन फीचर भी आता है रियर के सीट बेस पे, तो वो भी एक गुड टू हैव थिंग है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, अगर फास्ट स्पीड में जो है वो एकदम से कोई गड्ढा आएगा, तो हाँ, फ्रंट और रियर दोनों पैसेंजर्स को फील होगा, क्योंकि स्टिफ थोड़ा साइड पे सस्पेंशन है। तो इसलिए जो है वो बहुत बड़े बड़े गड्ढों में से आप बहुत तेजी से मत निकालना इसको, बाकी एवरीथिंग विल बी ग्रेट। अब हैंडलिंग कैसी है? तो भाई हैंडलिंग तो आप दिमाग से निकाल दो, इन अ सेंस कि शार्प कॉर्नर्स वाली तो बात अलग है, मेन बात यह है कि उस चीज़ के लिए बनी ही नहीं है, ठीक है? तो सिटी स्पीड्स में आपको एकदम हैचबैक वाला इसका स्टीयरिंग लगेगा, बहुत ही लाइट। लेकिन हाँ, ये है कि ऐसा नहीं है कि हल्का सा बीच में सेंटर में स्लैक है बहुत ज़्यादा और एक टर्न के लॉक के बाद ही जो है घूम रही है गाड़ी, ऐसा नहीं है। फ्लूइड है स्टीयरिंग, आपको फील होगा कहाँ जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें वेट नहीं है। हाईवेज पे भी ये चीज़ है कि जो सोनेट है और सेल्टॉस है उसमें अच्छा खासा वेट रहता है, इसमें इतना शार्प नहीं बनाया स्टीयरिंग को। अगर बहुत ही शार्प बना देंगे स्टीयरिंग तो ऑब्वियसली हाइट की वजह से जो है बॉडी रोल भी थोड़ा ज़्यादा फील होगा, इस वजह से बहुत शार्प नहीं है। तो जो लोग भी इसको काइलैक से कंपेयर कर रहे थे ना, प्लीज़ डोंट, बिल्कुल अलग चीज़ है। अब आ जाते हैं हम वेरिएंट्स के ऊपर। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एचटी के प्लस जो वेरिएंट है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है मैनुअल में। इवन उसमें जो है आपका डीसीटी भी आ जाता है, ऑटोमेटिक भी आ जाता है। उसमें जैसे मैंने आपको बताया, रियर डिस्क ब्रेक्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वो ऐड ऑन हो जाते हैं। तो ये वाला डीसीटी में भी और मैनुअल में भी काफ़ी सही रहता है। इसके मैनुअल में बस ये है कि पुश स्टार्ट नहीं है, तो उसके लिए आपको HTX पे जाना पड़ेगा, जिसमें आपको थोड़ी अच्छी चीज़ें जैसे फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह हो गई, ये सब ऐड हो जाता है। लेकिन जो मेन चार्म है इसका रियर सीट्स का, वो इसी वेरिएंट HTK प्लस से स्टार्ट होता है। क्योंकि एक जो मुझे बुरी बात लगी लोअर वेरिएंट्स में, वो ये है कि चलिए ठीक है, आप स्लाइडिंग जो है रो मत दो, चलिए ठीक है आप सेंटर आर्मरेस्ट मत दो, लेकिन एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो रियर वाले देने चाहिए थे स्टार्टिंग के 2 वेरिएंट्स में। अगर एडजस्टेबल भी नहीं देना है तो लर्न फ्रॉम होंडा, मे बी टेस्ला। वो क्या है कि होंडा, आपने देखा होगा कि गाड़ियों के जो फिक्स्ड हेडरेस्ट भी होते हैं वो इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं कि वो सर को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो उस तरीके के हेडरेस्ट ही दे देते हैं। वहाँ मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। रियर सीट मेनली उसी के लिए लोग ले रहे हैं, और पीछे वाला हेडरेस्ट तो सही होना चाहिए। देखिए, HTX आप ले सकते हो फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स के लिए, लेकिन HTX प्लस जाना भी जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ADAS वगैरह आ जाता है उसमें, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा हाईवे सेंट्रिक गाड़ी नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप ऐसी गाड़ी ले रहे हो जो पूरे टाइम हाईवे पे चलेगी, एक्सप्रेसवेज पे चलेगी, तभी आप जो है ADAS को इक्विप करो अपनी गाड़ी में।
तो टॉप एंड वेरिएंट आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस एट ऑल। अब कर लेते हैं हम सर्विस कॉस्ट की बात। देखिए दिमाग में लोगों के है कि किया की जो सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है इस तरीके से, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ जो ऑथेंटिक सर्विस कॉस्ट है, जो कॉस्ट कैलकुलेटर्स है, आप जो है खुद ही नेट पे सर्च कर सकते हैं। उस हिसाब से पेट्रोल की जो कॉस्ट है 4th ईयर में 40,000 किलोमीटर में वो है 5300, 5th ईयर में है 3800, फिर है 5000, फिर है 4200, 4232। तो इस तरीके की पेट्रोल की आपकी कॉस्ट आ रही है, सर्विस कॉस्ट। तो अगर आप जो कंपनी अपनी तरफ से भी कुछ ऐड ऑन कर देती है, फिर भी 6,500 से जो है वो ज़्यादा आपकी कॉस्ट इतनी आराम से जाने नहीं वाली, जब तक कोई बहुत बड़ी चीज़ रिक्वायरमेंट ना हो। डीजल की 4th सर्विस 6,000, फिर 5th सर्विस 5,000, फिर 6th सर्विस 5,600 रुपये। तो इट्स ऑल राइट इन द सेंस कि आप जो है वो कैलकुलेटर के थ्रू ही करवाओ, मैनुअल के थ्रू ही करवाओ, तो आपका बहुत ज़्यादा एक्सॉर्बिटेंट प्राइस कभी नहीं आएगा सर्विस में। अब एक चीज़ है दिमाग में लोगों के कि क्या ये गाड़ी शहर में चलाते टाइम जो है वो साइड में जो इसके हेडलाइट लगी है वो प्रोन टू स्क्रैचेस या फिर डेंट्स है, तो मैं इसमें ना नहीं भरूंगा। अगर आपके शहर में बहुत ज़्यादा ई रिक्शा और उस तरीके का ट्रैफिक है तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि क्योंकि इसका बॉनेट उतना ज़्यादा आगे नहीं है या फिर उसके एजेस जो एक तरीके से मालूम पड़ जाते हैं, गाड़ी चलाना आपको आता है, आप न्यू ड्राइवर नहीं, तो आप मैनेज कर लोगे। आपसे तो नहीं लगेगी, चाहे पीछे से कोई वो कुछ कर दे तो अलग चीज़ है, लेकिन आपसे आगे इतनी आराम से नहीं लगेगी। तो हेडलाइट जो है वो एक एक्सपीरियंस ड्राइवर के लिए कोई इशू पैदा नहीं करती हैं। मैंने ये चीज़ जानी, और इतना आप हाई बैठते हो, इतना ऊंचा बैठते हो कि आपको बहुत अच्छा व्यू आ जाता है। तो उस वजह से वो प्रोन टू स्क्रैच है अगर दूसरे मारे तो, लेकिन प्रोन टू स्क्रैच उतना नहीं है अगर आप खुद देख के चला रहे हो। और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स इनक्रेडिबल काम करते हैं, तो आपको पार्किंग के टाइम पे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक मुझे इसके वेरिएंट की 2-3 चीज़ें बहुत बढ़िया लगी। एक तो ये चीज़ है कि सेफ्टी फीचर्स अपार्ट फ्रॉम रियर हेडरेस्ट, फिक्स्ड जो हेडरेस्ट दिए हैं लोअर वेरिएंट में ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड हैं। 6 एयरबैग्स वगैरह वो सब तो चीज़ें आई जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनफैक्ट टीपीएमएस, प्रॉपर टीपीएमएस जिसमें रीडिंग्स दिखाता है, वो भी आ जाता है बेस वेरिएंट से। दूसरी चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी वो ये है कि इसकी जो 12.5 इंच की टच स्क्रीन है, 12.25 सवा 12 इंच की, वो भी बेस वेरिएंट से कॉमन है। और वो टच स्क्रीन चला के आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत महंगी गाड़ी की टच स्क्रीन चला रहे हैं, मतलब 40-50 लाख रुपीज़ की गाड़ी की। तो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, थैंक गॉड किया ने फाइनली दे दिया। मतलब दिया है तो क्या ही दिया, इनक्रेडिबल टच स्क्रीन फ्रॉम बेस मॉडल। इसी वजह से इसके बेस मॉडल थोड़े से मतलब महंगे से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो टेक है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का लगा हुआ है। और मे बी यही स्क्रीन जो है वो अभी 2 महीने बाद कैरेंस में आ जाए, फिर अगले साल सेल्टॉस में आ जाए। तो इनका टेक पैकेज बहुत ही रिलायबल, बहुत ही अच्छा है। दूसरी चीज़ मेरे को जो अच्छी लगी वो ये है कि इवन जो HTX मैंने चलाया था जिसमें हार्मन कार्डन के सिस्टम नहीं थे, उसका भी जो साउंड क्वालिटी थी स्पीकर्स की वो बहुत अच्छी थी। अगर कोई ऑडियो फाइल है तो अलग चीज़ है, लेकिन नॉर्मल जनता के लिए जो है वो अच्छे स्पीकर्स होते हैं, अच्छी साउंड क्वालिटी होती है। 1 लीटर का एवरेज मान के चलिए कि आपको शहर में लगभग वही 9 के आसपास, 9-10 के आसपास ट्रैफिक में, ट्रैफिक कम होगा तो 12 तक मिल जाएगा, और हाईवेज पे आपको 16, साढ़े 16, और अगर आप वही 85 की स्पीड के आसपास क्रूज कंट्रोल लगा लोगे तो आपको 19 तक का मिल जाएगा। डीजल मैनुअल में आपको मतलब 20-22 से ऊपर में मिल जाएगा बहुत आराम से हाईवे पे, और शहर में आपको 15, साढ़े 15 मिल जाएगा। डीजल ऑटोमेटिक में इसका जो है शहर में आप समझ लीजिए 3 किलोमीटर कम कर लीजिए तो आपको 12.5, 13 ऐसे मिलेगा, और हाईवेज पे आपका लगभग 18 से 20 के आसपास हवर करेगा। तो ये आप रेंज मान लीजिए एवरेज की, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी सी भारी है। एक टच जो मुझे बढ़िया लगा वो है रियर कर्टन्स, तो वो आपको बहुत नीचे वाले मॉडल से भी मिल जाते हैं। पीछे वालों के लिए तो मज़े ही मज़े हैं। और एक चीज़ जो मेरे को नहीं अच्छी लगी वो ये है कि इसके जो फ्लश डोर हैंडल्स हैं वो पॉप आउट वाले नहीं है। मतलब आपको 2 स्टेप में, एक ऐसे दबाओ बाहर निकलेंगे फिर ऐसे खींचो, वाई नॉर्मली दे देते। अब मैं आपको बताऊं ये किसको लेनी चाहिए। तो पहले वो लोग जो ये माइंडसेट रखते हैं कि भाई बाहर से जो दिखने में गाड़ी है, जो बाहर से लोग अपना व्यूज बनाए वो बनाए, मेरे को तो अंदर बैठ के रिच फील करना, वो इस पे जा सकते हैं। आप एक बार बैठ के देख लो, आपको पता लग जाएगा कि क्या है ये। पता है जितनी भी गाड़ियां हैं जो पोलराइजिंग डिजाइन के साथ हैं, जैसे पिछली वाली क्रेटा हो गई, उसकी सेल थोड़ी गिर गई थी, अभी वाली क्रेटा में एकदम से उन्होंने ठीक कर दिया, बढ़ गई सेल। अभी वाली जो वरना है, मतलब बहुत सारे आपको इंडियन मार्केट में एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिसमें डिजाइन की वजह से गाड़ियां अच्छी थी लेकिन वो बिकी नहीं। उसी तरीके का मेरे को सीन इसमें लग रहा है। बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिकल गाड़ी है ये, जब तक आप इसमें अंदर बैठोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि बोल्ड और मैस्कुलिन लुक्स ही ठीक हैं। बहुत ज़्यादा ही मतलब फ्यूचरिस्टिक टाइप के लुक्स जो है ना, वो कंपनीज को नहीं लाने चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए इंडियन ऑडियंस के साथ। हम लोग बहुत सीधे होते हैं, और जो बड़ी मस्कुलर गाड़ी दिखती है, खूबसूरत गाड़ी दिखती है, जैसे सेल्टॉस, जैसे सोनेट हो गई, सेल्टॉस हो गई,
वही हमें ज़्यादा प्यारा लगता है। तो आई थिंक दिस इज़ द ओनली हिंड्रेंस इन अ वेरी गुड पैकेज। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग जैसे होता नहीं कि सिटी सेंट्रिक गाड़ी ढूंढ रहे हैं और इस पर्टिकुलर रेंज में उन्होंने देखा कि उन्हें टर्बो पेट्रोल किसी का मैनुअल सही नहीं लग रहा है शहर में चलाने में, और जो 80 है टॉर्क कन्वर्टर टर्बो पेट्रोल, उसका एवरेज बहुत ही कम चला जा रहा है, 7 बार चला जा रहा है। तो वो टर्बो पेट्रोल मैनुअल इसका चला कर देखें कंपेयर टू ब्रेजा, तो आपको अच्छा लगेगा। आप इसको ले सकते हैं अगर आपका ब्रेजा का इंटीरियर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक वो लोग हो गए। दूसरा वो लोग जो न्यू कपल्स हैं और वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ठीक है। तो आप जो आगे वाला टेक है, ठीक है, बड़ी स्क्रीन हो गया, वो सब चीज़ें हो गई, मतलब एकदम मॉडर्न लुकिंग इंटीरियर जो हो गए वो आप एंजॉय करो। और पीछे जो आपके माँ बाप हैं वो एकदम लेग्स क्रॉस करके बैठ सकते हैं, उसके पीछे आपको बहुत ज़्यादा लगे जा सकता है। और अब आपके माँ बाप अगर बैठेंगे भी तो काफ़ी वाइड गद्दे वाली सीटों पर बैठेंगे, और ऊपर सनरूफ वगैरह खोल के जो है वो, मतलब उनको आप फील गुड कराना चाहते हो पीछे बैठा के और खुद फील गुड करना चाहते हो आगे बैठ के, तो वो उस तरीके का जो माइंडसेट है जिनका यंग कपल्स का, उनके लिए भी बहुत सही रहेगी ये परचेज। सबसे मेन चीज़ है किसके लिए नहीं है, बाहर के लुक्स अगर आप जो है वो दुनिया का देखते हो कि सामने वाला कैसे परसीव करेगा कि यार ये क्या ले ली, तो अगर आपको ये परवाह है कि लोग कहेंगे कि यार कुछ अजीब ले लिया, तो वो ऑब्वियसली दूर रहें। और दूसरे वो लोग जो हाईवेज पे या फिर इस तरीके से थोड़ा एंथुजियास्टिकली चलाना पसंद करते हैं, उनके लिए गाड़ी नहीं बनी है टू बी फ्रैंक। आप जो है वो कुशाक, काइलैक ये सब ले सकते हैं इन्हीं सिमिलर प्राइस पे, और इवन आप जो है वो नेक्सॉन 3XO टाइप की भी गाड़ी ले सकते हैं। तीसरे वो लोग जो इंटीरियर क्वालिटी को, इलेक्ट्रॉनिक्स की रिलायबिलिटी को जो है वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और उनको ये है कि लंबी गाड़ी रखनी है लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है एक तरीके से सर्विस के टाइम पे, और सर्विस क्वालिटी जिनको अच्छी चाहिए, टॉप नॉच चाहिए, तो वो भी ले सकते हैं। आई थिंक ये पर्टिकुलर पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि किनको लेनी चाहिए, किनको नहीं लेनी चाहिए। मैक्सिमम मैंने चीज़ें कवर कर दी हैं। कोई भी सवाल छूट गया हो जो मैंने आपको नहीं बताया हो, वो आप मेरे को कमेंट से पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन खुला ही है आपके लिए। इसी तरीके से अगर आपको कोई और गाड़ी लेने में कोई दिक्कत हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, तो आपका डिस्कस करने के लिए, कंसल्टेशन के लिए मैंने सारे डिटेल्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखी हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकॉन। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।